नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा हैं। रवि बिहार से ही आते हैं और बिहार में जबरदस्त सियासी हलचल मची हुई है और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि फिर वही गठबंधन लाया हूं। बिहार में नीतीश फिर एनडीए से अलग हो गए। जाहिर है कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने इस फैसले में अपने लिए फायदा देखा होगा, लेकिन क्या बीजेपी भी सिर्फ नुकसान में ही है? यकीनन सत्ता जाने का नुकसान तो है ही, लेकिन क्या भगवा खेमे को कुछ फायदे भी हुए हैं? आज इस पर भी हम करेंगे चर्चा। रवि, बिल्कुल, और बिहार की बात हो रही है, सबके बीच आरजेडी और कांग्रेस के हिस्से में क्या आया है? वैसे तो नफा नुकसान की लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन इन सब खेमों को अभी एक और बड़ा लाभ दिख रहा है। उस पर भी हम नजर डालेंगे और उसको भी समीर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पार्टियों के हिसाब से नफे नुकसान का गणित है क्या। बिल्कुल, और कहा यह जा रहा है कि इसमें सबके लिए नफा है। पहले नफा क्या हो रहा है इस पर जरा हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हर पार्टी के लिए फायदा ही फायदा। क्या ऐसी स्थिति हो गई है बिहार में? ये जो उठापटक हुई है, इसमें किसको कितना लाभ, जरा इस पर डाल लेते हैं नजर। जेडीयू के लिए देखिए लाभ की बात क्या है। हैवी वेट बीजेपी की छाया से बाहर, क्योंकि बीजेपी का जबरदस्त दबाव था, फैसले अपने मन से ले नहीं पा रहे थे नीतीश कुमार, ये बातें बार बार हो रही थी, लेकिन अब बीजेपी की छाया से वो बाहर आ गए हैं। तो जेडीयू के लिए ये बड़ा फायदा। बीजेपी के लिए क्या फायदा? आपको लग रहा होगा बीजेपी के लिए तो नुकसान ही नुकसान है, लेकिन बीजेपी के लिए फायदा यह है कि बिहार में अब अकेले खड़े होने का उसके पास एक बड़ा मौका है। और आरजेडी के लिए फायदा क्या? इसमें ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। आरजेडी को सत्ता मिल रही है, बिना चुनाव के सत्ता की मुराद पूरी हो गई है तेजस्वी यादव की। और कांग्रेस के लिए फायदा क्या? कांग्रेस के लिए 2024 में नीतीश के चेहरे का साथ उन्हें मिला है, क्योंकि मिशन 2024 का जिक्र करना बहुत जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि प्लान लंबा है, लेकिन बड़ा सवाल यह, क्वेश्चन मार्क, पब्लिक क्या सोचती है? ये जो उठापटक हो रही है, ये जो पलटी मारी जा रही है, इस पर क्या सोचना है बिहार की जनता का? ये है बड़ा सवाल और आज इसी पर हम करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान भी, लेकिन पहली बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश कुमार आज दोपहर 2 बजे लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। नई सरकार में तेजस्वी यादव नीतीश के डेप्यूटी होंगे। एक बार फिर डेप्यूटी सीएम बनेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी को मिल सकता है गृह मंत्रालय का जिम्मा। नीतीश ने फोन पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी बात की है। जाहिर है कांग्रेस भी इस महागठबंधन का हिस्सा है, तो समर्थन के लिए राहुल और सोनिया का आभार जताया है नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। दोपहर 2 बजे नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह होगा और तेजस्वी यादव एक बार फिर बिहार के डेप्यूटी सीएम के तौर पर लेंगे शपथ। लेकिन खास बात यह है कि इस बार होम मिनिस्ट्री भी उनके पास होगी। और समीर, जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, मुझे लगता है बिहार की राजनीति में ये खेल सबसे ज्यादा देखा जाता है और इन संभावनाओं के खिलाड़ी भी सबसे ज्यादा बिहार में ही पाए जाते हैं, क्योंकि जिस तरह से अचानक रातों रात स्थितियां बदली हैं, वो अपने आप में इस बात को फिर से साबित करती हैं कि बिहार की जो राजनीतिक मिट्टी है वो इतनी भी आसान नहीं है किसी भी दल के लिए। बिल्कुल सही बात है। और कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी जाहिर है पिछली बार से इस बार में और ज्यादा ताकतवर हुए हैं और वो ताकत कहीं ना कहीं सत्ता में भी नजर आएगी। आरजेडी के पास जो मंत्री आरजेडी के कोटे से बन सकते हैं, उनकी संख्या इस बार ज्यादा होगी, यह कहा जा रहा है। तेजस्वी यादव एक बार फिर नीतीश कुमार के डेप्यूटी होंगे, लेकिन इस बार होम मिनिस्ट्री भी उनके पास होगी। तो नीतीश आज एक बार फिर तेजस्वी के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और फिर वही महागठबंधन लाया हूं मैं। आपको हम डिटेल में बताते हैं कि किस तरह से बिहार में नई सरकार में कौन कौन शामिल होने जा रहा है। नीतीश 8वीं बार 164 के साथ में मिलकर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कुल सीटें कितनी है? 243। बहुमत का आंकड़ा देखिए, 122 की जरूरत। अब है किसके पास कितने? आरजेडी 79, जेडीयू 45, कांग्रेस 19,
लेफ्ट पार्टी 16, हम के पास 4 और निर्दलीय 1। तो इस तरह से नीतीश कुमार के पास कुल 164 विधायक हो रहे हैं और इसके साथ वो 8वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं हमारे मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे। विनोद शर्मा हमारे साथ हैं जो कि बीजेपी बिहार प्रवक्ता हैं। विनोद जी स्वागत। नीरज मिश्रा हमारे साथ, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता। नीरज जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर सतीश कुमार, राजनीतिक विश्लेषक। सतीश जी स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। जयशंकर गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार, और सैयद अफजल अब्बास, नेता जेडीयू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। लेकिन पहले मैं रुपेश का रुख करूंगा। रुपेश हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, आज दिन भर क्या होने वाला है, जल्दी से दर्शकों को बताइए। शपथ ग्रहण होगा, जिम्मेदारियों को लेकर, पोर्टफोलियो को लेकर अभी तक क्या क्या खबरें सरफेस पे आ चुकी हैं, कंफर्म हो चुकी हैं? रुपेश। देखिए, मंत्रिमंडल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला बिल्कुल तय हो गया है, लेकिन अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके अनुसार सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये 2 हैं जो कि यहाँ पर शपथ लेने वाले हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार बाद में किया जाएगा और मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होगा ये भी बाद में, नाम भले बाद में तय होंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या होगा ये बिल्कुल तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कोटे के जो 16 मंत्री थे, 2 उप मुख्यमंत्री समेत 16 मंत्रियों का पद बीजेपी के कोटे के पास था, वो महागठबंधन कांग्रेस को दे दिया जाएगा। एक मुकेश सहनी की जो सीट थी वो सीपीआई-एमएल या वाम दलों को दे दिया जाएगा। जो हम के एक मंत्री जीतन राम मांझी के जो पुत्र हैं उनके पास वो मंत्री का पद जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन 16 और 12 यानी कि 12 जो मंत्री हैं जेडीयू के, वो मंत्री चेहरे हो सकता है कुछ 1-2 चेहरे उसमें बदल जाएं, लेकिन 12 मंत्री जेडीयू के होंगे और 16 मंत्री जो बीजेपी के थे वो 16 कोटा ही महागठबंधन को सौंप दिया जाएगा। ये फॉर्मूला तय हो गया है। लेकिन चूंकि क्या 2017-2015 में जो सरकार बनी थी, आरजेडी की खेमे से क्या वही नाम होंगे या वो नाम बहुत सारे बदलेंगे? ठीक है, ये देखने वाली बात होगी। रुपेश बने रहे आप हमारे साथ। इस वक्त अफजल अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। अफजल अब्बास साहब, देखिए कहा तो यही जा रहा था ना कि भाई बीजेपी का दबाव बहुत ज्यादा है, नीतीश कुमार अपने मन से फैसले ले नहीं पा रहे हैं, बीजेपी का दबाव बढ़ता जा रहा है। लेकिन अब तो आरजेडी के साथ आप आ गए। आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो आपको नहीं लगता कि दबाव और ज्यादा होगा? और मंत्रिमंडल को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो इसकी तस्दीक कर रही हैं। बिल्कुल दबाव नहीं होगा समीर भाई। और जहां तक महागठबंधन की बात है, अगर गठबंधन टूटा है तो क्योंकि अब मैं वतन से लौट के पटना जा रहा हूँ, मुहर्रम में था, मेरी आवाज ही बैठी हुई, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। मैं रोक रहा हूँ आपको। इस वक्त शहनवाज हुसैन क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। लोकसभा चुनाव में 2019 में जो उनकी राजनीति थी, समता पार्टी से लेकर के जनता दल यूनाइटेड तक में हमेशा भाजपा साथ रही। आखिरकार कहाँ पर ये हुआ जो मैनेज नहीं हो पाया दोनों तरफ से? काफी समय से वो तो वही बताएंगे। हम लोगों ने तो पूरा उनको सम्मान दिया, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने सम्मान दिया, उनको कहीं से कोई दुश्वारी नहीं थी। किस तरह से उन्होंने अपनी स्थिति को राजद की तरफ किया, ये क्या मजबूरी थी वो तो उनको बताना है। तो अब सर आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी इस पार्टी की? आप अकेले आप लोग हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे और लोकसभा के चुनाव में 40 की 40 लोकसभा सीट जीते, इसके लिए अभी से ताकत लगाएं। हमारे साथ शहनवाज हुसैन जी हैं सर। आज तो देखिए 2024 के चुनाव की तैयारी अब जोर शोर से करेंगे और सभी सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो, इसके लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। ये कहते हुए शहनवाज हुसैन हमारे साथ अफजल अब्बास साहब मौजूद हैं, जेडीयू के सीनियर लीडर। अफजल अब्बास साहब, सुना आपने शहनवाज हुसैन को। एक तो बीजेपी आज विश्वासघात दिवस मनाने जा रही है, पता है ना, क्योंकि नीतीश कुमार ने फिर विश्वासघात कर दिया, ये वो कह रहे हैं। देखिए कौन विश्वासघात कर रहा है और किसने किया है। देखिए हम बिहार नीतीश कुमार शिवसेना के नेता नहीं है, नीतीश कुमार जदयू के नेता है। और जहां तक जिस तरह से बिहार की आवाम जान रही है, जिस तरह से हमारे पार्टी के नेताओं को तोड़ने की साजिश रची जा रही थी, हमें समझ यही एक बुनियाद है। दूसरी बात समीर भाई, मैं अभी ऑन वे शपथ समारोह में जा रहा हूँ, रास्ते में गाड़ी से दे रहा हूँ। मेरा जहां तक माना कि अगर ये गठबंधन टूटा है तो नहीं तो बीजेपी सरकार है, जदयू से सैयद अफजल साहब, अब तो बात खुल गई है
अब तो रास्ते भी जुदा हो गए, अब तो सियासी तलाक भी हो गया। अब तो बता दीजिए कि जेडीयू को कौन, कैसे, किस तरह से तोड़ रहा था, किन लोगों से संपर्क किया जा रहा था, किन को पार्टी से अलग करने की कोशिश की जा रही थी। अब तो खुल के बोलिए। अब सीधे जब आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आके बोल रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टी को हम खत्म कर देंगे, तो इसका संकेत क्या होता है? आप तो बड़े पत्रकार हैं, अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूं? और दूसरे आरसीपी सिंह को इंस्ट्रूमेंट के तौर पे क्या दिक्कत हो रही थी? आपकी पार्टी जब एक थी तो क्या दिक्कत हो रही थी, ये जानना चाह रहे हैं। जेडीयू के अंदर क्या तोड़फोड़ चल रही थी?